आज बच्चों हम समझने जा रहे हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम बच्चों सेल का सबसे छोटा ऑर्गेनल है, लेकिन सेल के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, इसलिए इसको हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कह देते हैं। ये बच्चों प्रोटीन की फैक्ट्री है जिसके अंदर हम यहां पे समझने जा रहे हैं। राइबोसोम की अगर हम बात करें, सेल के अंदर ये बच्चों न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट मतलब प्लास्टिड, इनके अंदर यहां पर ऐसे ये राइबोसोम लगे होते हैं। सिखाने के लिए राइबोसोम थोड़े से बड़े बना दिए गए हैं, लेकिन ये काफी छोटी साइज के होते हैं। ये बच्चों यहां पर ऐसे राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम को पहली बार ऑब्जर्व करने वाले साइंटिस्ट थे जॉर्ज पैलाडे। तो जॉर्ज पैलाडे साइंटिस्ट ने 1953 में इसको पहली बार देखा गया था। राइबोसोम बच्चों इतने छोटे होते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप में दिखते ही नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इनको देखना पड़ता है। और पहला जो वेल डेवलप्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना था वो 1950 के आसपास बना था, और कहा भी जाता है 1950 के बाद ही इनकी डिस्कवरी हुई थी। कौन सी ईयर में? 1953 में जाके। पहली बार देखने वाले साइंटिस्ट कौन से थे? जॉर्ज पैलाडे। तो इसी के बेसिस पे इसको नाम दिया भी जाता है पैलाडेस पार्टिकल। ये बच्चों पैलाडेस पार्टिकल नाम दिया गया है। राइबोसोम की खास बात ये होती है कि इनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। आपको लग रहा होगा डायग्राम में जैसे मेम्ब्रेन दिख रही है, ये बस एक प्रेजेंटेशन है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें आउटसाइड में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो ये एक मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल है। ये बच्चों मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल होता है। इसमें सराउंड में कोई मेम्ब्रेन नहीं रहेगी। क्लियर? इसका सबसे मेन फंक्शन प्रोटीन फैक्ट्री। सेल के अंदर जितने भी प्रोटीन बनते हैं बिना राइबोसोम के बन नहीं सकते। तो राइबोसोम को स्पेशली कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो ये बच्चों राइबोसोम की कुछ खास बातें हैं जो आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। जी बिल्कुल बच्चों, राइबोसोम अभी आपने देखा कि ये सेल के अंदर है। देखिए साइटोप्लाज्म में है, प्लास्टिड में है, माइटोकॉन्ड्रिया में है। तो दिमाग में अपने ये बात आती है कि ये कहां मिलता है। तो अपन बात कर लेते हैं कौन कौन सी सेल में मिलता है। तो जैसे हम जानते हैं कि दो कैटेगरीज है मेन हमारी, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। तो ये राइबोसोम जो है ये ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोट्स में मिलता है और साथ ही साथ यूकैरियोट्स में भी मिलता है। इसीलिए तो राइबोसोम के बारे में अपन कहते हैं कि ये तो हर जगह ही मिलता है, हर टाइप की सेल में मिलता है। क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल है, प्रोटीन बनाएगा और प्रोटीन सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपन कहते हैं कि राइबोसोम जो है वो यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल है, मींस हर जगह मिलेगा। हर जगह इन द सेंस प्रोकैरियोट्स में मिलेगा और साथ ही साथ यूकैरियोट्स में भी मिलेगा। बस आपको ये याद रखना है कि आरबीसी के अंदर राइबोसोम नहीं मिलता। और ये बातें अपन काफी बार पढ़ चुके हैं बच्चों कि जो आरबीसी है उसके अंदर न्यूक्लियस, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया या ऐसा कोई सेल ऑर्गेनल नहीं मिलता है। तो याद रखना है आरबीसी के अंदर राइबोसोम भी नहीं होंगे, बाकी सारी सेल के अंदर मिलता है। देखिए बच्चों, ये जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये राइबोसोम जो साइटोप्लाज्म में है, ये राइबोसोम जो उसके माइटोकॉन्ड्रिया में है, ये राइबोसोम जो उसके क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड में है। साथ ही साथ अपन पढ़ के आए कि जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है जो ईआर बनाती है, इसके ऊपर भी राइबोसोम के पार्टिकल है यहां पर। तो इसका मतलब सेल के अंदर कहां कहां मिल रहे हैं? ये साइटोप्लाज्म में भी मिल रहे हैं और साथ ही साथ इन सेल ऑर्गेनल्स में भी मिल रहे हैं। इसका मतलब मैं ये कहूं कि ये ऐसा सेल ऑर्गेनल हुआ जो सेल के अंदर मिलता ही है, साथ ही साथ सेल ऑर्गेनल्स के अंदर भी मिल रहा है। इसीलिए अपन राइबोसोम को कहते हैं इट इज ऑर्गेनल विद इन एन ऑर्गेनल। मींस ये ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो सेल के साथ साथ सेल के अंदर मिलने वाले सेल ऑर्गेनल्स में भी मिलता है। जैसे हम जानते हैं क्लोरोप्लास्ट में भी है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी है। तो बच्चों देखिए, क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, माइटोकॉन्ड्रिया में है, जैसे सर ने आपको बताया कि बहुत छोटा है। और यह बात भी याद रखनी है कि बहुत छोटा मतलब सबसे छोटा भी यही है। तो अपन कहते हैं इट इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल। और इसका साइज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेटा बेस्ड क्वेश्चन जब भी आता है तो वो एनसीईआरटी से आता है, और एनसीईआरटी इसका डेटा लिखती है कि इसका साइज 15 to 20 नैनोमीटर्स है, जो कि काफी छोटा है साइज में। तो ये राइबोसोम के बारे में कुछ खास बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। राइबोसोम में बच्चों हमने एक इंट्रोडक्टिव पार्ट यहां पर समझा है। इसका इंट्रोडक्शन में लिया कि ये सबसे छोटा है लेकिन सेल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोटीन को फॉर्म करता है। बात आती है राइबोसोम के टाइप की कि राइबोसोम कितने टाइप के होते हैं। इनको बच्चों ब्रॉडली हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इसमें एक कैटेगरी आती है 70S और दूसरी आती है 80S। तो 70S एंड 80S।
हमें यह देखना है कि कहां 70s मिलता होगा और कहां 80s मिलता होगा। यह हम जानने की कोशिश करें कि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा होता है, यूकैरियोटिक सेल में कौन सा होता है। वैसे आप इसके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन इसको हम और अच्छे समझते हैं। 70s प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोट्स में भी होता है, यूकैरियोट्स में भी होता है। अब बात आती है प्रोकैरियोटिक सेल में कहां होता है। प्रोकैरियोट मतलब बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, ये बच्चों बैक्टीरियल सेल है। इस बैक्टीरिया के अंदर अगर हम राइबोसोम को देखें तो राइबोसोम बच्चों कुछ इसकी मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं और कुछ साइटोप्लाज्म में से फ्री भी रहते हैं। यानी अगर हम माइक्रोस्कोप से प्रोकैरियोटिक सेल को देखें तो उसमें राइबोसोम आपको दो जगह दिखेंगे। कहां कहां दिखेंगे बच्चों? या तो उसकी मेम्ब्रेन से अटैच, सेल मेम्ब्रेन से अटैच, या साइटोप्लाज्म में। अच्छा, इसकी बात करें तो यह भी होगा तो 70s और यह भी होगा तो 70s। यानी प्रोकैरियोटिक सेल में केवल एक ही टाइप का राइबोसोम है 70s, लेकिन ये दो जगह मिलता है। कहां कहां मिलता है? साइटोप्लाज्म में एज वेल एज सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे भी ये अटैच हो जाते हैं। अच्छा, 70s यूकैरियोट में कहां मिलता होगा? यूकैरियोटिक सेल, अगर हम यूकैरियोटिक सेल को ध्यान से समझे तो आप लोगों ने समझा भी, हमने पहले सिखा भी है कि ये कुछ ऑर्गेनल्स के अंदर बैठा है। 70s कौन कौन से ऑर्गेनल्स हो गए? तो ऐसे 2 सेल ऑर्गेनल थे। बताइए आप कौन से थे वो? यस, इसमें एक तो आता है माइटोकॉन्ड्रिया और सेकंड आ जाते हैं प्लास्टिड, जिसका सबसे वेल नोन एग्जांपल क्लोरोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, इनके अंदर भी राइबोसोम होते हैं और ये 70s टाइप के होते हैं। तो 70s दोनों में है, प्रोकैरियोट में भी है और यूकैरियोट्स के अंदर भी होते हैं। जी बिल्कुल। और बच्चों दूसरा टाइप जो हमारा है राइबोसोम का वो है 80s। तो 70s तो हमने देखा कि प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में है, लेकिन 80s राइबोसोम क्या है बच्चों? इट इज फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल, कि ये केवल यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा। अब यूकैरियोटिक सेल में भी कहां मिलता है 80s? तो देखिए बच्चों, ये एक यूकैरियोट की सेल है जिसके अंदर ये न्यूक्लियस, और अपन जानते हैं कि न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो क्या बनाती है? स्ट्रक्चर आगे किससे जुड़ी रहती है? ER से। तो हम ये जानते हैं कि ER के ऊपर ये छोटे छोटे पार्टिकल जो लगे हैं ये राइबोसोम है। कौन से टाइप के हैं? अपन पढ़ के आ चुके हैं बच्चों, 80s टाइप के। साथ ही साथ इस सेल के साइटोप्लाज्म में भी 80s टाइप के राइबोसोम मिलेंगे। और आप ये बताइए कि अगर इसके अंदर मैं एक सेल ऑर्गेनल बना दूं माइटोकॉन्ड्रिया और एक बना दूं मैं यहां पे प्लास्टिड, तो आप बताइए इनमें भी राइबोसोम होंगे? जैसे हमने अभी सीखा यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में राइबोसोम्स मिलेंगे। और आप ही बताइए बच्चों कौन से टाइप के मिलेंगे? जी बिल्कुल, 70s टाइप के। तो हम कहेंगे कि जो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर, इन दोनों के अंदर जो राइबोसोम मिलेंगे वो 70s टाइप के मिलेंगे। तो बच्चों 80s यूकैरियोटिक सेल में मिल रहा है, लेकिन आपको याद रखना है यूकैरियोटिक सेल में भी कहां? ER की सरफेस पे और साथ ही साथ उसके साइटोप्लाज्म में। लेकिन अगर बात आ जाए कि प्लास्टिड या माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम मिलते हैं यूकैरियोटिक सेल में, वो कौन से हैं? तो आपको अच्छे से याद रखना है, वो तो 70s ही है। तो 80s राइबोसोम्स आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल एंड सरफेस ऑफ ER। तो ये थे हमारे दो टाइप राइबोसोम के, 70s एंड 80s। 70s प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में मिलता है, लेकिन 80s जो टाइप का राइबोसोम है वो केवल यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा। हमने बच्चों ये तो जान लिया है कि राइबोसोम कहां मिलते हैं और कौन सा टाइप का कहां रहेगा, लेकिन क्वेश्चन बनता है कि राइबोसोम बना किसका है? बात तो आती है कि राइबोसोम किस चीज का बना होता है। आइए उसके बारे में समझते हैं। राइबोसोम 2 चीजों से बना होता है। इसमें एक होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, मतलब RNA, और RNA में भी स्पेशली कौन सा बच्चों? rRNA। तो इसमें एक rRNA होता है और साथ ही साथ उसके साथ जोड़ दिए जाते हैं प्रोटीन्स। मतलब 2 चीजें मिक्स कर दो, राइबोसोम तैयार। एक तो बच्चों rRNA ले आओ, कहीं से प्रोटीन ले आओ, rRNA प्रोटीन दोनों को चिपकाओ, राइबोसोम बन जाता है। तो बस इतना ही याद रखना है कि rRNA और प्रोटीन आपस में मर्ज होते हैं और दोनों के जुड़ने से ही राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। यानी हम 70s राइबोसोम की बात करें चाहे हम 80s राइबोसोम की बात करें, दोनों ही rRNA प्लस प्रोटीन से बने। इसके अलावा कुछ नहीं, बस rRNA और प्रोटीन्स होते हैं। अच्छा, राइबोसोम की अगर हम बात करें कि कौन कौन सी सब यूनिट्स होती होगी, अगर हम इनकी सब यूनिट की बात करें 70s और 80s में कोई भी राइबोसोम हो, चाहे 70 वाला हो चाहे 80 वाला हो, हर राइबोसोम के अंदर 2 सब यूनिट होती है। एक तो होती है बच्चों इसकी लार्जर सब यूनिट
और दूसरी होती है इसकी स्मॉलर सब यूनिट। अच्छा, किसकी लार्जर क्या है, स्मॉलर क्या है, वो हम सीखते हैं। 70s की ये बच्चों लार्जर सब यूनिट है, जिसको हम कहते हैं 50s, और स्मॉलर सब यूनिट होती है वो कहलाती है 30s। यानी 70 में एक लार्जर हो जाएगी, एक स्मॉलर हो जाएगी, और याद रखना है लार्जर 50 होगी, स्मॉलर 30 होगी। अब इन यूनिट के अंदर आरआरएनए होगा। हम जानते हैं राइबोसोम आरआरएनए प्लस प्रोटीन का बना है, तो इनके अंदर आरआरएनए होंगे। इनके अंदर ऐसे बच्चों डिफरेंट आरआरएनए होते हैं। इसके अंदर एक आरआरएनए होगा 5S आरआरएनए, इसी तरह से यहां पर एक और होगा 23S आरआरएनए, इसी तरह से 16S आरआरएनए। तो आप एक बात हमेशा याद रखना, 70S के अंदर 3 टाइप के आरआरएनए होते हैं। 3 टाइप के आरआरएनए कौन कौन से होते हैं? 5S, 23S और 16S। अच्छा, इनमें से एक बात और आप ध्यान रखिएगा, वैसे ये मॉलिक्यूलर चैप्टर में आपको सिखाया भी जाता है कि इन तीनों में से यहां जो 23S आरआरएनए होता है, ये बच्चों एंजाइम का फंक्शन करता है, एक्ट एज एन एंजाइम। ये बच्चों एंजाइम की तरह काम करता है। और आप सभी जानते हैं अगर आरएनए एंजाइम का काम करे तो उसे नाम दिया जाता है राइबोजाइम। अब ये कंफ्यूज नहीं होना, ये 5S राइबोजाइम नहीं है, 16S राइबोजाइम नहीं है, कौन सा? 23S। और यही 23S आरआरएनए आगे जाके पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में भी हेल्प करता है, और बॉन्ड बनाता है, यानी एक तरह से कैटलिस्ट का काम करता है, एंजाइम का काम करता है। तो इसीलिए 23S आरआरएनए को कहा जाता है राइबोजाइम। तो 70S में क्या चीज थी, इसमें कौन से टाइप के आरएनए थे, ये बच्चों ने सीखे। जी बिल्कुल बच्चों, आपको आइडिया तो सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से दे दिया कि चाहे कोई भी राइबोसोम हो 2 यूनिट से मिलकर बनता है, एक छोटी और एक बड़ी। इसका मतलब 80S टाइप ऑफ राइबोसोम जो है वो भी 2 यूनिट से बना होगा। ये बड़ी सब यूनिट जिसको अपन कहेंगे 60S, और ये है उसकी स्मॉलर सब यूनिट जो होगी 40S। इसका मतलब 50 और 30 ने मिलकर तो बनाया 70S, और 60 और 40 ने मिलकर के बनाया है 80S टाइप ऑफ राइबोसोम। इसके अलावा उधर आरएनए थे तो इसमें भी आरएनए होंगे, और देखिए बच्चों कौन कौन से आरएनए होंगे। पहला है 5S आरआरएनए, साथ ही साथ इसके अलावा 5.8S आरआरएनए, फिर 28S आरआरएनए, और छोटी सब यूनिट में होगा 18S आरआरएनए। 5, 5.8, 28 ये लार्जर सब यूनिट में होंगे, और 18S जो आरआरएनए है वो स्मॉलर सब यूनिट में होगा। इसका मतलब चाहे 70S हो चाहे 80S हो, वो प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना है। तो आरएनए कौन से टाइप के हैं? उधर 3 टाइप के हैं, इधर 4 टाइप के आरएनए मिलेंगे। और यह भी बात आप याद रख सकते हो कि 5S टाइप का जो आरआरएनए है वो चाहे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम हो चाहे यूकैरियोटिक राइबोसोम हो, दोनों में कॉमन होगा। वहां पर 23S आरआरएनए ने एंजाइम का रोल प्ले किया था, यहां पे एंजाइम का रोल प्ले करने वाला 28S आरआरएनए होगा। इसका मतलब प्रोकैरियोट्स में ये एंजाइम की तरह एक्ट करेगा और यूकैरियोट्स में 20S आरआरएनए एक्ट करेगा। तो बच्चों ये तो हमने देखी इनकी स्ट्रक्चर्स। अब देखिए दोनों टाइप के राइबोसोम 2-2 सब यूनिट से मिलकर बने हुए। इन दोनों सब यूनिट्स को जोड़ने का काम कौन करता है, ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देखेंगे कि इन दोनों सब यूनिट को जोड़ने का काम करता है Mg+2 आयन। और एक स्पेशल बात, Mg+2 आयन भी एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में होना चाहिए, और उसकी मिनिमम रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन होती है 0.001 m मोलर। तो अपन को याद रखना है 0.001 मोलर Mg+2 एटलीस्ट होगा, तभी जाकर के ये दोनों सब यूनिट्स आपस में जुड़ेगी। तो मैग्नीशियम आयन का इन दोनों की स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में बहुत बड़ा रोल है। ये अपन मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में भी पढ़ते हैं और सेल बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं, तो इसको अच्छे से याद रखना है। तो ये हुए बच्चों राइबोसोम्स की यूनिट्स। राइबोसोम की जो सब यूनिट बच्चों हम समझ रहे हैं, इसको आप चाहे सिंपल इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं कि 5S तो दोनों के अंदर कॉमन है, ये हमने सीखा भी, सर ने भी बताया कि 5S आरआरएनए दोनों में कॉमन है। आप लोग लॉजिकली आप ऐसे भी इसको ध्यान रख सकते हो कि यहां पर आप देखोगे बच्चों कि ये 8 आ रहा है, इधर भी 8 आ रहा है और इधर भी 8 आ रहा है। अगर 8 आ जाए तो समझ जाना कि वो 80S है। तो याद रखने का, कभी भूल जाए तो इस तरह से हम ध्यान रख सकते हैं कि 5S तो दोनों में कॉमन होगा, और 8 आ गया तो वो 80S के अंदर प्रेजेंट होगा। जैसे क्वेश्चन आ जाए ऐसे सिंपल सा, 28S आरआरएनए किस में होगा? अब आप ही आंसर दे दीजिए। देखिए यहां 8 आ रहा है, 8 आ रहा है मतलब श्योर है कि ये तो 80S में हो जाएगा। तो सिंपली कभी ऐसे भूल जाओ तो आप ऐसे याद इनको रख सकते हैं, कभी यार ये क्वेश्चन बन जाता है।
हम बच्चों यहां पर एक बात लिखते हैं कि चाहे 70 हो 80 हो, पीछे हम एक वर्ड लगा देते हैं एस। अब बात आती है इसका क्या मीनिंग होता है। यहां पे बच्चों इस एस का एग्जैक्ट मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग यूनिट, या इसी को एक नाम और दिया जाता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या सेडिमेंटेशन रेट। अब बात आती है सेडिमेंटेशन रेट होती क्या है, इसको आप ऐसे समझिएगा। हमने बच्चों समझने के लिए क्या किया, जैसे ये एक टेस्ट ट्यूब ली और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर यहां पर ये कुछ पार्टिकल रख दिए, यहां बच्चों ऐसे कुछ पार्टिकल्स रख दिए। एक हमने बड़ा पार्टिकल रखा, एक छोटा रखा। अब हम इस टेस्ट ट्यूब को ऐसे रोटेट करते हैं। टेस्ट ट्यूब को जब ऐसे घुमाते हैं, रोटेट करते हैं, इस प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूगेशन कहा जाता है। जब ये सेंट्रीफ्यूगेशन होगा तो ये पार्टिकल ऐसे नीचे की तरफ सेटल डाउन होंगे, और पार्टिकल की ऐसी सेटल डाउन की जो रेट होती है, इसी रेट को कहा जाता है सेडिमेंटेशन रेट। और इसको समझाने वाले साइंटिस्ट थे स्वेडबर्ग, इसलिए इसको नाम दे दिया गया स्वेडबर्ग यूनिट। अच्छा, सेडिमेंटेशन रेट क्या है समझ में आया बच्चों? सेडिमेंट मतलब नीचे बैठने। तो नीचे बैठने की जो रेट आती है, इसी रेट को क्या कहा जाता है? सेडिमेंटेशन रेट। अब जरा इमेजिन करो, अगर कोई पार्टिकल भारी है तो वो तेजी से नीचे बैठेगा, तो उसकी सेडिमेंटेशन रेट उतनी ही ज्यादा होती है। हल्का पार्टिकल है, धीरे धीरे नीचे आएगा, तो उसकी सेडिमेंटेशन रेट कम होती है। तो इन सेडिमेंटेशन रेट से हम एक हल्का सा आइडिया लगा सकते हैं कि कौन हल्का है, कौन भारी है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इससे हम इनकी डेंसिटी, इनकी साइज का एक आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन ये एक डायरेक्ट आइडिया नहीं होता है, ये बच्चों आप ध्यान रखना, ये एक तरह का इनडायरेक्ट तरीका होता है, एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, जैसे मेरे पास एक 50 ग्राम वेट है और एक 30 ग्राम वेट है। 30 ग्राम वेट है, अगर मैं इन दोनों को फ्यूज कर दूं तो टोटल वेट कितना आ जाएगा? 80 ग्राम। अच्छा, आपने 80 ग्राम कैसे कहा? दोनों को सिंपली आपने ऐड करके बता दिया। ऐड करके बता दिया तो ये एक तरह का डायरेक्ट मेजरमेंट हो गया कि आपने डायरेक्टली ऐड करके आंसर दे दिया। लेकिन सेडिमेंटेशन यूनिट में ऐसे हम ऐड नहीं कर सकते। अच्छा, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पार्टिकल की जो नीचे बैठने की रेट होती है, ये कई बातों पे डिपेंड करती है। ये उस पार्टिकल की साइज पे डिपेंड करती है, उसके शेप पे डिपेंड करती है, उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करती है, उसने कितना वॉल्यूम कवर किया उस पे भी डिपेंड करती है। जैसे समझिएगा, हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब के अंदर इस पार्टिकल की सेडिमेंटेशन रेट निकाली। मान लीजिए मुझे इसकी रेट मिली 50s और इसकी निकाली तो इसकी हमने 30s मिली। अच्छा, इसको सेपरेट 50s, इसका सेपरेट 30s। अगली बार मैंने क्या किया, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया, 50 को 30 के साथ ज्वाइन किया और अब सेडिमेंटेशन रेट निकाली। बताओ कितनी आनी चाहिए? 50 + 30 बताओ कितना आएगा? 80 आना चाहिए। कंसेप्ट कहता है 80 आना चाहिए, लेकिन जब यहां एक्सपेंड करके इसकी सेडिमेंटेशन रेट निकाली तो वो आती है 70s। मतलब हम यहां पर इनको ऐड करके आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ऐड करके आंसर देते तो आता 80, लेकिन आया कितना? 70। मतलब आप इसको ऐड करके आंसर दे ही नहीं सकते, आप इसको प्रैक्टिकल करके ही निकालेंगे। मतलब ये प्रैक्टिकल ही निकाला गया है 70s। तो मुझे बताओ, हम इनको ऐड करके आंसर नहीं दे रहे, डायरेक्ट तरीके से मेजर नहीं कर पाते, मतलब ये एक तरह का इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है। क्लियर? तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ये एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है। तो एस के बारे में क्या क्या सीखा? स्वेडबर्ग यूनिट है, सेडिमेंटेशन रेट है, डेंसिटी और साइज का एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है। ये बात यहां हमने सीखी बच्चों। तो बच्चों अब जानते हैं पॉलीराइबोसोम, पॉलीसोम और इर्गोसोम के बारे में। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट के अंदर 2 बार भी इससे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अपन जानते हैं इसके बारे में, समझते हैं कि क्या होती है पॉलीराइबोसोम, पॉलीसोम या इर्गोसोम। तो बच्चों देखिए, आपको पता है कि जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तो एमआरएनए के ऊपर राइबोसोम्स आकर के अटैच होते हैं। जैसे देखिए, ये एक एमआरएनए है, इसके ऊपर ये राइबोसोम आकर के अटैच हुए। ये राइबोसोम की लार्जर यूनिट, ये स्मॉलर यूनिट, और फिर राइबोसोम इस पे किसका सिंथेसिस करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। अब ये राइबोसोम की जो यूनिट है, ये एमआरएनए पे जुड़ी और ऐसे आगे चलती गई और इधर पीछे प्रोटीन्स बनते गए। तो बच्चों देखिए, ऐसा देखा गया कि ये जो एक एमआरएनए है, इससे एक राइबोसोम की यूनिट जुड़ी और इसने प्रोटीन बनाया। अब जब ये राइबोसोम चलते चलते यहां तक आ गया तो इस एमआरएनए से दूसरे राइबोसोम्स भी जुड़ सकते हैं। जैसे देखिए, ये फिर राइबोसोम आके जुड़े और फिर प्रोटीन बन रहा है। तो अगर हम ऐसे स्ट्रक्चर इसको देखते जाएं तो अपन को दिखेगा कि एक एमआरएनए पे ये राइबोसोम प्रोटीन बनता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ फिर एक राइबोसोम की यूनिट है, फिर एक और राइबोसोम की यूनिट है, एक और राइबोसोम की यूनिट है।
तो अपन ये कहें कि ये राइबोसोम जैसे ही आगे आया, इसके पीछे दूसरे राइबोसोम जुड़ गए और प्रोटीन बनाने लग गए। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि यहां पे एक एमआरएनए है जिससे बहुत सारे राइबोसोम्स की यूनिट जुड़ी हुई है जो कि प्रोटीन बना रही है। इसी स्ट्रक्चर को जब ऐसा ही कुछ दिखे तो उसे अपन कहते हैं पॉलीराइबोसोम, पॉलीसोम। तो देखिए बच्चों, ये पूरी स्ट्रक्चर जो है इसे क्या कहा हमने, पॉलीराइबोसोम, पॉलीसोम या इर्गोसोम। नाम से ही क्लियर हो जाएगा आपको बच्चों, पॉली मींस बहुत सारे, राइबोसोम्स तो यहां राइबोसोम बहुत सारे हैं, लेकिन याद रखना है बच्चों एमआरएनए केवल एक है। तो हम कहेंगे पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम के अंदर एमआरएनए तो केवल एक होता है और राइबोसोम्स यहां पे बहुत सारे अटैच्ड हो जाते हैं। इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं पॉलीराइबोसोम, पॉलीसोम या इर्गोसोम। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन आया था नीट के अंदर, पूछा था कि व्हाट इज पॉलीसोम। ऑप्शंस में अपन को यह फाइंड आउट करना था कि वन स्ट्रैंड ऑफ एमआरएनए इज अटैच्ड विद सेवरल राइबोसोम, यह आंसर क्या था। दूसरी बार जब क्वेश्चन आया तो बस ऑप्शन को क्वेश्चन बना दिया कि जब एक एमआरएनए से बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो तो उस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे। तो हमें ऑप्शन फाइंड आउट करना था पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। तो बच्चों ये जो स्ट्रक्चर्स मेनली जो आपको देखने को मिलती है ऐसी प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा देखने को मिलता है, तो वो एक ही टाइम पे एक एमआरएनए से एक प्रोटीन की काफी सारी कॉपीज बनाते हुए दिखते हैं। तो इसलिए अगर इन जनरल पूछ लिया जाए कि पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम जनरली या मेनली आपको कहां देखने को मिलेगा, तो अपन कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये बातें हुई पॉलीराइबोसोम के बारे में। यहां पे आके बच्चों हमने राइबोसोम क्या होता है वो तो समझ ही लिया है। इसी में ही एक नेक्स्ट टॉपिक आता है साइटोस्केलेटन। नाम से काफी क्लियर होता है, साइटो मतलब वही सेल से रिलेटेड बात हो रही है। स्केलेटन का मतलब होता है शेप, मतलब जो कंपोनेंट सेल को शेप देने वाले होते हैं उन्हीं को इंक्लूड किया जाता है साइटोस्केलेटन के अंदर। जैसे अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी का भी तो शेप किसी ने दिया होगा, जरा आप बताइए किसने दिया होगा। यस, बहुत सिंपल सा आंसर हम दे देते हैं, बोन्स की वजह से। हमारी बोन्स की वजह से अपना शेप बना हुआ है। जरा इमेजिन करिए अगर हम अपनी सारी बोन्स को उठा के बाहर फेंक दे, सारी बोन्स को बाहर निकाल दे, तब तो फिर अपना कोई पर्टिकुलर शेप होगा ही नहीं, हम अमीबा जैसे हो जाएंगे। तो अपना शेप किसने दिया है, बोन्स ने। तो सिमिलरली सेल को भी तो कोई ना कोई शेप देता होगा, और जो सेल को शेप दे देता है उसी को नाम दिया गया साइटोस्केलेटन। मतलब सेल का स्केलेटन बनाने वाला वो साइटोस्केलेटन कहलाते हैं। अब ये सेल का स्केलेटन कई कंपोनेंट्स बनाते हैं। अच्छा, इसमें बच्चों ऐसे बीच बीच में ऐसे ट्यूब लाइक ऐसे रोड लगी होती है, इनको कहा जाता है, जैसे यहां पर इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। इसी तरह से यहां पर ऐसे फाइबर लगे होते हैं, ये कहलाते हैं माइक्रोफिलामेंट। ये यहां पर ऐसे इंटरमीडिएट फिलामेंट ऐसे आपको दिख रहे होंगे, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं। ये बच्चों माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, और ये यहां पर माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और ये इंटरमीडिएट फिलामेंट मिलकर सेल को शेप देने का काम करते हैं और सेल का शेप मेंटेन करते हैं। तो इसलिए इनको कहा गया है साइटोस्केलेटन। ये ज्यादातर स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। ये जितने भी कंपोनेंट आपके सामने लिखे हैं ये सारे ही प्रोटीनियस कंपोनेंट है। ये भी प्रोटीन का बना है, ये भी प्रोटीन के बने हैं, ये भी प्रोटीन्स के बने हैं। तो ये सारे प्रोटीनियस कंपोनेंट है, सेल के साइटोप्लाज्म में बैठे होते हैं, जिनका सबसे मेन फंक्शन सेल को शेप देना और साथ ही साथ उसके शेप को मेंटेन करने में होता है। अच्छा, इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन और भी आता है, ये सेल की मोटिलिटी में हेल्प करते हैं। जैसे सेल को अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जानी है तो इनका भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखा गया है, तो ये मोटिलिटी में भी हेल्प करा देते हैं। तो हमने क्या सीखा, फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर, ये ऐसे फिलामेंट जैसे प्रोटीन के बने कंपोनेंट होते हैं प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, जो सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं साइटोस्केलेटन कहलाते हैं। फंक्शन की बात करें, इन्वॉल्व इन मैनी फंक्शन, जैसे सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देना, सेल के शेप को मेंटेन करना और साथ ही साथ मोटिलिटी में हेल्प करना। मोटिलिटी मतलब मूवमेंट में हेल्प करना और सेल के शेप को मेंटेन करने में भी इनका रोल होता है। तो साइटोस्केलेटन क्या होता है, एक बेसिक बात हमने समझी, जो भी सेल को शेप देगा वो साइटोस्केलेटन कहलाते हैं। ये कंपोनेंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल बच्चों, आपने अभी देखा माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो बच्चों देखते हैं, देखिए साइज आपको इसका डायग्राम में देख के आइडिया लग रहा होगा कि माइक्रोफिलामेंट जो है थोड़ा बड़ा है, माइक्रोट्यूब्यूल्स उससे बड़ी है, और ये इंटरमीडिएट इसका साइज अगर देखें तो इन दोनों के कहीं बीच का है।
तो हमने इसके साइटोस्केलेटन में हमने देखा कि हमारे पास है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो बच्चों जब अपन इनकी बात करते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का साइज, फिलामेंट्स का साइज, तो हमें ये डेटा याद रखना है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का डायमीटर, देखिए नाम से क्लियर है माइक्रो और ट्यूब्यूल की ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होगी और छोटी है, तो उसका साइज कितना होगा 25 नैनोमीटर उसका डायमीटर होगा, उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का डायमीटर होगा 25 नैनोमीटर। माइक्रोफिलामेंट की बात करें तो ये उनसे छोटे हैं, इनका साइज होगा 6 to 7 नैनोमीटर। अब बच्चों जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है, जब भी हमने ये देखा कि जिनका साइज 6 to 7 नैनोमीटर है उन्हें हमने माइक्रोफिलामेंट कह दिया, जिनका साइज अप टू 25 नैनोमीटर था उन्हें हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स कह दिया, और जो भी फिलामेंट्स हमें इनके बीच के साइज के मिले उनको हमने रख दिया है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में। इसका मतलब इनका डायमीटर होगा 8 to 12 नैनोमीटर। तो हमें ये याद रखना है, साइटोस्केलेटन में हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो चलते हैं सबसे पहले माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। देखिए बच्चों माइक्रोट्यूब्यूल्स, सर ने आपको अच्छे से बताया अभी बच्चों की, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ये तीनों जो है फिलामेंट्स, ये प्रोटीन से बनी हुई स्ट्रक्चर्स है, प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स भी किसी प्रोटीन से बना होगा और वो प्रोटीन है बच्चों ट्यूब्यूलिन। तो याद रखना ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है ट्यूब्यूलिन, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बना है जो कि एक कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है। ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन कैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स को बनाती है समझते हैं इस डायग्राम की हेल्प से। देखिए बच्चों ट्यूब्यूलिन प्रोटीन आई, एक और ट्यूब्यूलिन प्रोटीन आई, उसके पास एक और ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का मॉलिक्यूल आया, और ऐसे कंटिन्यूअसली ट्यूब्यूलिन्स मिल करके एक रिंग टाइप की स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये बच्चों आप समझिए ऐसे कि ये एक रिंग है, यहां पे ट्यूब्यूलिन 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 ऐसे प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स आके जुड़ी, तो हमें एक ऐसे रिंग टाइप की स्ट्रक्चर मिल गई। अब ऐसे ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनी हुई रिंग्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज होती जाएगी। जैसे देखिए यहां पे ये ट्यूब्यूलिन की रिंग, इसके ऊपर ये और ट्यूब्यूलिन की रिंग आके अटैच हुई, फिर ये तीसरी ट्यूब्यूलिन की रिंग आके अटैच हुई, ऐसे काफी सारे ट्यूब्यूलिन्स की रिंग अटैच होकर के एक होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। और इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को, ये देखिए अंदर से जो होलो है, जैसे मैं कहूं कि ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, अंदर से होलो है और बाहर बाहर ट्यूब्यूलिन की रिंग बनी हुई है, तो ऐसी ट्यूब लाइक जो होलो स्ट्रक्चर बनी है इसी को अपन कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। तो नाम से क्लियर है ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होगी। और प्रोटीन भी याद रखना बहुत इजी है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स तो कौन सी प्रोटीन से बनी है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। तो हमने सीखा कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती है वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, और ये एक होलो स्ट्रक्चर है, तो इस ट्यूब के अंदर से आप देखोगे तो ये होलो रहेगी, और इसका डायमीटर हम जानते हैं होगा अराउंड 25 नैनोमीटर। तो ऐसे बनती है बच्चों माइक्रोट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर। ये बच्चों हमने इसकी स्ट्रक्चर समझी है। अब हम ये भी तो समझे कि ये फंक्शन क्या करती है, तो आइए इसके फंक्शन समझते हैं। अच्छा, ये साइटोस्केलेटन का पार्ट है, तो एक फंक्शन तो आप ही मुझे बता दिए, क्या कर सकता है ये? वही सेल को शेप देना है, सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देना है, तो इसका बेसिक फंक्शन तो यही है। ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देती है, सेल के शेप को मेंटेन करके रखती है कि ऐसा तो उसको मेंटेन करके रखे। ये दो तो इसके बेसिक फंक्शन है ही, साथ ही साथ ये और भी फंक्शन कर सकती है। इसी का अगला फंक्शन आता है जैसे मोटिलिटी में हेल्प करना। मोटिलिटी प्रोवाइड करने का सबसे बढ़िया काम करता है सिलिया एंड फ्लैजिला। आप लोग जानते हैं ये सिलिया फ्लैजिला लोकोमोशन में, मोटिलिटी में हेल्प करता है। आगे बच्चों जब हम सिलिया फ्लैजिला की स्ट्रक्चर समझेंगे तो आप उसमें ध्यान से देखिएगा, उनके स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, मतलब यही माइक्रोट्यूब्यूल सिलिया और फ्लैजिला की स्ट्रक्चर बनाते हैं, और यही सिलिया फ्लैजिला जब मूव करेंगे तो सेल भी तो मूव करेगी, यानी इन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल की वजह से सेल की मूवमेंट भी होती है। बड़ा अच्छा एग्जांपल देखा जाता है, जैसे पैरामीशियम में मूवमेंट सिलिया कराता है, क्लेमाइडोमोनास के अंदर फ्लैजिला कराता है। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल सिलिया फ्लैजिला बनाते हैं, मोटिलिटी में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ ये सेंट्रियोल का भी कंपोनेंट होता है। आगे बच्चों हम सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर भी समझेंगे, और उसकी स्ट्रक्चर में आप देखना उसमें भी ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। इसी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल और भी होता है, कंपोनेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। कभी नाम सुना है स्पिंडल फाइबर? हाँ, सेल डिवीजन के टाइम पर आते हैं। जब बच्चों सेल का डिवीजन होता है तो इन क्रोमोसोम को ऐसे खींचने के लिए ऐसे फाइबर लगा रखे होते हैं। इन फाइबर का नाम स्पिंडल फाइबर। और ये जो स्पिंडल फाइबर होते हैं ये सब बच्चों ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल, इन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने होते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल से ही स्पिंडल फाइबर बनते हैं, और ये बच्चों इनको क्रोमोसोम को ऐसे सेपरेट करने में हेल्प करते हैं।
तो जब भी बच्चों ऐसे क्रोमोसोम को सेपरेट करने की जरूरत पड़ेगी, स्पिंडल फाइबर की जरूरत पड़ेगी, और वो एग्जैक्टली माइक्रोट्यूब्यूल से बने। तो माइक्रोट्यूब्यूल के क्या फंक्शन है, कुछ क्लियर हुए? क्या क्या सीखा? मैकेनिकल सपोर्ट और सेल को शेप देना, ये तो बेसिक काम है ही। मोटिलिटी में भी काम आ जाते हैं। सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर, ये ऐसे सेंट्रियोल होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर बना देते हैं। साथ ही साथ ये स्पिंडल फाइबर भी बना देते हैं। कई बार ये सेल के अंदर वेसाइकल को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करते हैं। जैसे हमने पहले सीखा था कि मान लीजिए बच्चों, सेल के अंदर ये गोल्जी बॉडी है, इससे वेसाइकल पैक हुई। अब इस वेसाइकल को कहीं ट्रांसपोर्ट कराना है तो इसमें ये माइक्रोट्यूब्यूल ही हेल्प करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल की हेल्प से ही ये वेसाइकल यहां पर मूव करती है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन, तो ये ऐसे वेसाइकल को ट्रांसपोर्ट करने में भी इनका रोल देखा गया है। ये बच्चों हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में समझा। जी बिल्कुल बच्चों, माइक्रोट्यूब्यूल्स अपन ने पढ़ा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट जो हम पढ़ने वाले हैं, माइक्रोफिलामेंट की ओर। तो बच्चों देखिए, माइक्रोफिलामेंट की अगर बात करें तो माइक्रोफिलामेंट किससे बनता है? ये बनेगा एक्टिन प्रोटीन से। हमने अभी सीखा कि माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनता है, जबकि माइक्रोफिलामेंट जो है वो याद रखना है एक्टिन प्रोटीन से बनेगा। इसकी भी स्ट्रक्चर बनाते हैं। सपोज कीजिए कि ये एक एक्टिन प्रोटीन का मॉलिक्यूल है और ये फिर माइक्रोफिलामेंट कैसे बनाएगा? तो इस एक्टिन प्रोटीन के ऊपर मॉलिक्यूल के पास दूसरा एक्टिन प्रोटीन का मॉलिक्यूल आया, इससे अटैच हुआ। ऐसे काफी सारे एक्टिन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अटैच होते जाएंगे और एक रोड लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे। तो देखिए बच्चों, ये रोड लाइक स्ट्रक्चर बनी, ये काफी लंबी हो सकती है। ये देखिए, तो ये जो एक्टिन प्रोटीन से ये जो रोड लाइक स्ट्रक्चर बनी है, यही है हमारा माइक्रोफिलामेंट। तो आप बताइए बच्चों, ये जो माइक्रोफिलामेंट है, क्या ये एक होलो स्ट्रक्चर दिख रही है? नहीं, ये तो एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें एक्टिन प्रोटीन्स ने मिल करके कोई रिंग नहीं बनाई है, उससे कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनी है, जबकि ये तो एक रोड टाइप की स्ट्रक्चर बनी है। तो अपन कहेंगे माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं वो होलो नहीं होते, सॉलिड स्ट्रक्चर होती हैं। और डायमीटर आप इसका जानते हो कितना होगा बच्चों? 6 to 7 नैनोमीटर। तो ये हुई इसकी स्ट्रक्चर। माइक्रोट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर होलो होती है, माइक्रोफिलामेंट्स की सॉलिड है। माइक्रोट्यूब्यूल्स की स्ट्रक्चर बनाती है ट्यूबुलिन प्रोटीन और माइक्रोफिलामेंट की स्ट्रक्चर बनाएगी एक्टिन प्रोटीन। उसका डायमीटर था 25 नैनोमीटर, इसका डायमीटर है 6 to 7 नैनोमीटर। ये बच्चों हमने इसकी स्ट्रक्चर समझी। फिर वही बात, इसका फंक्शन क्या होता होगा। अच्छा, ये भी साइटोस्केलेटन का ही पार्ट है, तो आप बताइए क्या कर सकता है? हाँ, वही सेल के शेप को मेंटेन करना है, उसको मैकेनिकल सपोर्ट देना है। तो इसके फंक्शन की बात करें, वही फर्स्ट मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, सेल के शेप को मेंटेन करके रखते हैं। ये तो इसके बेसिक फंक्शन है। साथ ही साथ ये बच्चों मसल कॉन्ट्रैक्शन में काम आते हैं। आप लोग सभी जानते हैं, मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसमें एक्टिन और मायोसिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यही एक्टिन प्रोटीन जब यहां पर मसल को मूवमेंट करानी है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करानी है, तो इन एक्टिन प्रोटीन की हेल्प से ही यह सब काम किया जाता है। और एक्टिन ही एग्जैक्टली क्या बनाता है? माइक्रोफिलामेंट। तो इनका एक बड़ा फंक्शन मसल कॉन्ट्रैक्शन में होता है। इसी तरह से ये सेल डिवीजन में भी रोल रखते हैं, स्पेशली बच्चों एनिमल्स के अंदर। आगे जब हम सेल डिवीजन समझते हैं तो एनिमल में जब साइटोकाइनेसिस होता है, तो यहां पर आपको शायद आइडिया भी हो, साइटोकाइनेसिस के टाइम पर ऐसी फरो बनती है, और इस फरो को बनाने के लिए यहां पर ये ऐसे यहां पर माइक्रोफिलामेंट लगे होते हैं। यही माइक्रोफिलामेंट ऐसे यहां पर कॉन्टैक्ट होते जाएंगे और अल्टीमेटली सेल डिवीजन हो जाता है। तो एनिमल के अंदर साइटोकाइनेसिस में भी इन माइक्रोफिलामेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये फंक्शन भी आप ध्यान रखिएगा। माइक्रोफिलामेंट के क्या क्या फंक्शन है, तो एक बार फिर सुन लीजिएगा। मैकेनिकल सपोर्ट, सेल के शेप को मेंटेन करना, मसल कॉन्ट्रैक्शन करना, और एनिमल सेल के अंदर ये सेल डिवीजन में भी हेल्प करते हैं। जी बिल्कुल। और बच्चों अब चलते हैं अपन तीसरे कंपोनेंट की ओर, हमारा जो है इंटरमीडिएट्स फिलामेंट्स। तो बच्चों देखिए, इंटरमीडिएट फिलामेंट की स्ट्रक्चर कैसे बनती है और कहां होते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो बच्चों ये बने होते हैं लेमिन प्रोटीन के। जैसे हमने सीखा ट्यूबुलिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को बनाने वाली प्रोटीन है लेमिन प्रोटीन। देखिए, जब आप यूकैरियोट की सेल के अंदर न्यूक्लियस को देखते हो तो हम जानते हैं कि उसकी जो मेम्ब्रेन है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। अच्छा, इस न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को अंदर से मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए उसका स्केलेटन तो होगा, तो उसका स्केलेटन बनाता है ये लेमिन प्रोटीन। तो हम कहेंगे इस न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को जो सपोर्ट देने वाली प्रोटीन है वो है लेमिन प्रोटीन, इसीलिए हम इस लेयर को बोलते हैं न्यूक्लियर लेमिना।
तो देखिए ये यहां पे नहीं होगी बच्चों, ये पूरी मेम्ब्रेन के अंदर फैली होगी, जैसे यहां है, यहां पे है, फिर यहां होगी, हम कहेंगे ये पूरी मेम्ब्रेन के अंदर फैली होगी। तो ये जैसे न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर सब तरफ ऐसे लेमिन प्रोटीन की एक लेयर बनेगी जिसे अपन कहते हैं न्यूक्लियर लेमिना, जो कि इसकी स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है, कि न्यूक्लियस ऐसा स्फेरिकल रहे, इसकी स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है। तो हमने सीखा कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स लेमिन प्रोटीन के बने होते हैं और ये भी सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स की तरह। इनका साइज हम पहले से जानते हैं कि इंटरमीडिएट फिलामेंट है तो ट्यूब्यूल्स और जो हमारे माइक्रोफिलामेंट्स है उनके बीच का साइज होगा 8 to 12 नैनोमीटर। तो बच्चों ये हुई सारी बातें इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। सेम इसी तरह से बच्चों इसके फंक्शन भी हम समझ लेते हैं। फंक्शन क्या करते हैं? बेसिक फंक्शन वही, ये भी मैकेनिकल सपोर्ट करेगा, सेल के शेप को मेंटेन करना, ये तो साइटोस्केलेटन का बेसिक फंक्शन है ही। अच्छा, इसके अलावा ये हमने भी सीखा है न्यूक्लियस को एक पर्टिकुलर शेप देने का काम करता है। तो इसका सबसे मेन फंक्शन फॉर्म बास्केट लाइक स्ट्रक्चर अराउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड में ऐसी स्ट्रक्चर लगती है जैसे कुछ बास्केट बना रखा है, तो बास्केट लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये कुछ और नहीं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ही होते हैं। क्लियर? और ये न्यूक्लियस को शेप देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। यहां पे बच्चों इसके फंक्शन हमने समझ लिए हैं, मैकेनिकल सपोर्ट, शेप को मेंटेन करना, सेल के शेप को मेंटेन करना, और न्यूक्लियस को भी एक पर्टिकुलर शेप यही देते हैं। हमने यहां पर साइटोस्केलेटन के तीनों कंपोनेंट डिटेल में समझ लिए हैं। माइक्रोट्यूब्यूल समझ लिया, माइक्रोफिलामेंट भी समझ लिए, इंटरमीडिएट फिलामेंट भी समझ लिए। एक बार एग्जाम में बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था, 6 नैनोमीटर की सॉलिड स्ट्रक्चर मसल कॉन्ट्रेक्शन में काम आती है, बताइए क्या कहलाती है? तो ऐसा नीट में आ चुका है, माइक्रोफिलामेंट कहलाती है। तो ऐसे क्वेश्चन यहां आते रहते हैं, आप इनको अच्छे से ध्यान रखें, डायमीटर भी ध्यान रखें, और किनके क्या बेसिक फंक्शन है वो भी आप अच्छे से याद रखें।